बच्चों हम लोग करेंगे न्यूक्लाई चैप्टर नंबर 13 का रिवीजन 10 मिनट के अंदर। तो ये है आपके लिए टर्बो सीरीज 10 मिनट्स में पूरा रिवीजन। मैं हूं अरविंद सर, वेलकम टू अरविंद एकेडमी। सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टर्बो रिवीजन इन 10 मिनट्स। तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे, पीसीएम पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो अलग अलग भी है, पीसीएम भी एक साथ भी है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ऐसा मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है और साथ में मेरा 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस इसमें लगा हुआ है। 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, आसानी से लगा पाएंगे। फुली सॉल्व है, सोल्यूशन के लिए किसी टीचर भैया दीदी के पास भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। इस शॉर्ट क्वेश्चन को मजबूती देने के लिए मैंने क्लास 12 फिजिक्स के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के वीडियो सोल्यूशन भी डाल दिए हैं। तो इस शॉर्ट रिजल्ट के लिए शॉर्ट क्वेश्चन जरूर लगाइए। जो बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसको स्टोर सेक्शन में जाइएगा। वहां पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे, लेके लगाना शुरू कर दीजिए और सॉलिड रिजल्ट लेके आइए। चलिए पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो देखिए न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। तो दोनों का कंबाइंड नेम न्यूक्लियस होता है और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसको एटॉमिक नंबर Z से बताते हैं। मास नंबर का मतलब होता है कि कितने न्यूक्लियन उसके अंदर प्रेजेंट हैं और न्यूक्लियर मास का मतलब हो जाता है कि टोटल मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिए, वो न्यूक्लियर मास है। ये कंपोजिशन, ये बातें कही जाती हैं। न्यूक्लियर साइज की बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, इस पे एक नंबर का सवाल आता है कि आर, ये रेडियस है आपके न्यूक्लियस का रेडियस, आर नॉट ए की पावर 1/3। ए क्या है? ए इज मास नंबर और ये आर नॉट कांस्टेंट होता है। तो जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा या नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ेंगे वैसे वैसे साइज या रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस बढ़ेगा। इस फॉर्मूले को जरूर अच्छे से याद करके रखिएगा। न्यूक्लियर डेंसिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन में बहुत आता है। ये न्यूक्लियर डेंसिटी का मतलब होता है कि रो न्यूक्लियस निकालेंगे तो मास ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की वैल्यू होती है 3m/4πr0³ ये m होता है एवरेज मास ऑफ पर न्यूक्लियन। तो एक न्यूक्लियन का एवरेज मास, बाकी चीजें कांस्टेंट है यहां पर। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो लगभग सभी मटेरियल की सेम होती है। तो वो चेंज नहीं करती, वो डिपेंड नहीं करती ना कि मास नंबर पे और ना कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस पे, ना रेडियस पे ना मास नंबर पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे बहुत पूछा जाता है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी इंडिपेंडेंट है मास नंबर और रेडियस से। अगली बात आती है न्यूक्लियर फोर्स। जैसा आप समझते हैं न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं, क्योंकि एक न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन भी होंगे। अब प्लस प्लस चार्ज तो एक दूसरे को रिपल करते हैं, फिर भी इतनी छोटी सी जगह में रहने को मजबूर है। इसका मतलब है कि कोई और फोर्स भी है जो इनको बांधे हुए है, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो इस न्यूक्लियर फोर्स की क्या प्रॉपर्टीज है वो हम बताते हैं आपको। तो पहली प्रॉपर्टी होती है स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन है, यानी जो भी फोर्सेस हमको पता हैं उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, ग्रेविटेशनल हो गया, उसमें जो न्यूक्लियर फोर्स है वो सबसे स्ट्रांग होता है। शॉर्ट रेंज फोर्स है, 2-3 फर्मी मीटर के बीच ही लगते हैं। अगर इनकी डिस्टेंस ज्यादा कर देंगे तो ये दूर निकल जाएंगे, मतलब इन्हें फोर्स लगना बंद हो जाएगा। और जरूरत से ज्यादा करीब ले आएंगे तो इसमें रिपल्शन चालू हो जाता है। ये ग्राफ यही बता रहा है। 0.8 फर्मी मीटर पे स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन रहता है जब डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते हैं 4 फर्मी मीटर के आसपास ये अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। पोटेंशियल एनर्जी माइनस होने का मतलब होता है अट्रैक्शन, प्लस होने का मतलब होता है रिपल्शन। और जैसे ही दूरी कम कर देते हैं वैसे ही रिपल्सिव फोर्स लगने लगता है। तो ये थोड़ी 2-3 फर्मी मीटर के बीच में ही अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। वेरिएशन विद डिस्टेंस मैंने आपको यहां पर समझा दिया है। चार्ज इंडिपेंडेंट बिहेवियर है, क्योंकि ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है। चार्ज है या नहीं उससे इसको मतलब नहीं है। सैचुरेशन इफेक्ट का मतलब होता है कि ये जो न्यूक्लियन है ये अपने आजू बाजू के न्यूक्लियन से ही फोर्स लगाता है। अगर कोई दूर है न्यूक्लियस में न्यूक्लियन तो उस पर फोर्स नहीं लगाएगा। स्पिन डिपेंडेंट कैरेक्टर, अगर दो न्यूक्लियन एक ही पैरेलल स्पिन कर रहे हैं तो ज्यादा फोर्स लगा देते हैं न्यूक्लियर, और एंटी पैरेलल है तो कम फोर्स लगाएंगे। एक्सचेंज फोर्स का मतलब है, केवल इतना जान लीजिए कि ये दोनों जो न्यूक्लियर फोर्स लगाते हैं उसमें एक पार्टिकल होता है मेसॉन्स, वो एक्सचेंज करने की वजह से फोर्स लगा पाते हैं। मेसॉन्स के बारे में और ज्यादा कुछ नहीं जानना है, केवल मेसॉन्स। नॉन सेंट्रल फोर्स, नॉन सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है कि न्यूक्लियर फोर्स सेंटर टू सेंटर एक्ट नहीं करते। एक न्यूक्लियस यहां है, दूसरा न्यूक्लियस यहां है, तो ऐसे दिशा में फोर्स न लगा के तिरछा फोर्स लगा सकता है ये। तो न्यूक्लियर फोर्स नॉन सेंट्रल फोर्सेस है, ये पकड़ के रखिएगा। मास एनर्जी रिलेशन आप जानते हैं, E = mc²। तो यहां ये जो एटॉमिक मास यूनिट होती है ये मास की यूनिट होती है। मास
मास को एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो एग्जैक्टली 93.5 MeV के आसपास आता है, ये एनर्जी की यूनिट है। तो वो एक AMU मास को अगर डिसइंटीग्रेट कर दो तो इतनी एनर्जी आप उससे निकाल पाओगे, इसको पकड़े रहिएगा। अब आता है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, फटाफट हम समझेंगे। देखिए ये जब जब आप एक ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 न्यूट्रॉन और 8 प्रोटॉन होते हैं। तो जब हम अलग अलग इनके मासेस को कैलकुलेट करते हैं, देखिए कैलकुलेट किया मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन, उसकी कुछ वैल्यू आ गई, मास ऑफ 8 प्रोटॉन। अब इन दोनों मासेस को हमने जोड़ दिया, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन के मास को, उसकी वैल्यू आ जाती इतनी। तो हम ये सोचते हैं कि 8 न्यूट्रॉन और 8 प्रोटॉन को जब हम एक साथ ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में रखेंगे तो इतना मास आना चाहिए, क्योंकि 8 मास प्रोटॉन और 8 मॉड प्रोटॉन का मास इतना होता है। लेकिन हम देखते क्या है कि जब ये एक साथ आ जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर तो इसका मास थोड़ा कम हो जाता है। वो मास कितना हो जाता है, एक्सपेरिमेंटल मास जब हम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, देखिए कम हो गया है इससे। जितनी कमी होती है उसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। ये मास डिफेक्ट होने का कारण ये रहता है कि ये आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या न्यूक्लियर फोर्स एक्शन में आ जाता है, जिस वजह से मास डिफेक्ट होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो मास डिफेक्ट क्या है, अलग अलग जितना मासेस था जब उसको एक साथ लेके आ गए न्यूक्लियस में तो टोटल मास में कमी हो गई, और कमी होने की वजह से कितनी कमी हुई वो मास डिफेक्ट कहलाएगा। अब उस मास, क्योंकि मास डिफेक्ट को हम E इक्वल टू MC स्क्वायर से एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डेल्टा M यानी मास डिफेक्ट को C स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके जब निकालोगे तो दैट इज नोन एज ए बाइंडिंग एनर्जी। यानी आप जब यहां पर इसको लेके आ गए तो एनर्जी कम हो गई। तो कम होने का मतलब क्या है कि अगर इसको अलग होना है तो ये बाइंडिंग एनर्जी के बराबर की एनर्जी दोगे तब ये अलग अलग जाएगा, ऐसा समझ सकते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, वरना इसी को याद कर लीजिए। मास डिफेक्ट से जो एनर्जी बनती है उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और जब हम अच्छा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि हम बाइंडिंग एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन निकाल लें, तो हम EB जो है बाइंडिंग एनर्जी है, नंबर ऑफ न्यूक्लॉन से डिवाइड कर दोगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन निकल आएगा। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन निकल आया तो इसका ग्राफ बना देते हैं, कि ग्राफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको BEN कर्व बोला जाता है। ग्राफ आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा बेटा। ये यहां पर देखिए मास नंबर है, ये मास नंबर A है, और यहां पे BEN है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन, इस तरफ बनी है MEV में। तो यहां पर देखिए जो लाइट न्यूक्लाई है उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, और उसके बाद ये काफी आयरन की सबसे ज्यादा है, और 170 के बाद आप देखिए यहां के बाद तो थोड़ी डिप कर जाती है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, इसके देखते हैं। अच्छा यहां पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन ज्यादा है तो न्यूक्लियस स्टेबल होगा। ये जैसे आयरन है ना, तो आयरन का सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है आयरन, इसीलिए लोहा काफी जगह यूज किया जाता है। तो ये बात पकड़ के रखिएगा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन ज्यादा तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा। अब यहां पर बात बताई गई है कि A बराबर 30 से 170 के बीच में, 30 करीबन यहां है, 170 करीबन यहां है। ये देखिए मोर लेस यहां पर बाइंडिंग एनर्जी चेंज नहीं होती, तो 30 और 170 के बीच में लगभग सेम होती है। 170 से आगे जाओगे तो घट जाती है, और 30 से कम आओगे तो भी घट जाती है। यहां बात ये बताया गया। और दूसरी बात ये कि बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ में MEV की वैल्यू काम भर की आ जाती है। इसका मतलब है कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो काफी ठीक ठाक है, अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा। अब सैचुरेशन, ये जो 30 से लेकर 170 तक नहीं बदली थी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन, उसका कारण होता है सैचुरेशन इफेक्ट। तो सैचुरेशन इफेक्ट का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लॉन अपने आसपास के न्यूक्लॉन से ही इंटरैक्ट करता है या फोर्स लगाता है, दूर अगर कोई न्यूक्लियन है तो फोर्स नहीं लगाएगा। इस वजह से इसको बोलते हैं सैचुरेशन इफेक्ट। यही कारण होता है कि यहां पर मास नंबर बढ़ने के बाद भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन नहीं बढ़ती, क्योंकि ये जितने आ रहे हैं दूर दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ ही नहीं रहा। तो ये इसका कारण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है न्यूक्लियर फिजन की बात। न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है किसी भी हैवी न्यूक्लियस को तोड़ देना लाइटर न्यूक्लियस में लगभग। तो यहां से आप जब भी देखिए, यहां हैवी न्यूक्लियस यूरेनियम ले लीजिए, जब तोड़ोगे तो इसका 240 का आधा 120 यहां कहीं चले जाओगे मोटे तौर पे। तो ये देखिए कम बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी की तरफ चले गए ना, जब भी लो बाइंडिंग एनर्जी से हाई बाइंडिंग एनर्जी में जाओगे एनर्जी रिलीज होती है। तो न्यूक्लियर फिजन में जब एक हैवी न्यूक्लियस को आप तोड़ते हो तो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी रिलीज होती है, आपको एनर्जी मिलती है। फ्यूजन में क्या होता है, दो लाइटर न्यूक्लाई को यानी इधर वाले न्यूक्लाई को जोड़कर आप बड़ा न्यूक्लाई बनाते हो। यहां भी यही हो गया, लो BN से हाई BN चले गए। तो जब भी लो BN से हाई BN जाओगे एनर्जी रिलीज होगी। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में यही कांड हो जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में दो लाइट न्यूक्लाई जुड़ के हैवी न्यूक्लाई बनाते हैं बेटा। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, जब हम किसी स्टेबल न्यूक्लियस को किसी प्रोसेस से फोड़ देते हैं
तो अनदर एलिमेंट के न्यूक्लियस में चेंज कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। ये न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह की है, जैसे मैंने बताया न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन में हैवी न्यूक्लियस टूटेगा, दो लाइटर न्यूक्लियस बनेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन में दो लाइटर न्यूक्लियस आपस में जुड़ के हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे। दोनों ही केस में एनर्जी निकलेगी। न्यूक्लियर फिजन का फॉर्मूला एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, कहीं भी पूछा जाए न्यूक्लियर फ्यूजन तो यही फिजन, ये आप टिप दीजिएगा बिना कुछ कि यूरेनियम में स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है, बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन निकल के गए आगे। न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें, इसको भी रट्टा मान लीजिए। न्यूक्लियर फ्यूजन सन के अंदर बड़ी आराम से हो जाती है, क्योंकि वहां पे बहुत एनर्जी ज्यादा होती है, इसको चाहिए होता है काफी एनर्जी ज्यादा। तो हाइड्रोजन ये लगी और ये एनर्जी, ये इक्वेशन आप रट लीजिएगा न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए। अब दोनों के बीच के डिफरेंस की बात कर लें तो फिजन क्या होता है, दो स्मॉलर न्यूक्लाई से मिलके हैवी न्यूक्लाई बनेगा। इसमें क्या होगा, हैवी न्यूक्लाई टूट के लाइटर न्यूक्लाई बनेगा। ये क्विक प्रोसेस है फिजन, ये इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं फ्यूजन के अंदर। न्यूट्रॉन इसके लिंक पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन हमारे फ्यूजन के लिंक पार्टिकल होते हैं। ये हार्मफुल वेस्ट प्रोड्यूस करता है फिजन, जबकि ये जो फ्यूजन है ये हार्मलेस होता है। इसका जो स्टॉक है रॉ मटेरियल वो लिमिटेड है, यूरेनियम वगैरह, जबकि इसका जो अवेलेबल मटेरियल रॉ मटेरियल है वो प्लेंटी है। हाइड्रोजन वगैरह चाहिए होता है, तो उसको जितना चाहे यूज करें, क्लीन एनर्जी है। इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, जैसे ही और अच्छा कर पाएंगे तो हमारी पावर एनर्जी का मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। ये डिफरेंस भी हो गया। तो 10 मिनट के अंदर मैंने पूरा रिवीजन आपको करा दिया न्यूक्लाई का। सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।